अर्नव अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से कोशिश कर ले तो उसको पाकर ही रहता है। वैसे मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जिसे अपने दिल के करीब ला दे उसे जान से भी ज़्यादा फ़िक्र करने लगता है। इतने दिनों से आप रह रही हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि मेरा भाई कैसा है। आशी शर्माते हुए, जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि बहुत शरारती और मुझे दिन रात तंग करते रहते हैं। इतना कह कर के आशी अर्नव से अपना हाथ को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। यह देख कर के अर्नव स्माइल कर दिया और विजय भी हंसने लगा। सिमरन और अजय को हल्दी लगाई जा चुकी थी और फिर शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। सिमरन और अजय अपने अपने कमरे में जाकर के शावर लेने लगे थे। सिमरन इस वक्त मधु के वॉशरूम में ही नहाने गई हुई थी। मधु भी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि होने वाली दुल्हन के पास किसी को तो होना चाहिए, अकेली दुल्हन नहीं रहती हैं। आरसी इस वक्त अपने कमरे में थी और वह सिमरन के लहंगे और ज्वेलरी को सेट कर रही थी। इतने में ही पीछे से अर्नव आया और आशी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। आशी फ़ौरन से पीछे देखने लगी। वह एक पल के लिए तो पूरे सदमे में आ गई थी। फिर जब देखा कि अर्नव है तो वह शांत हो गई थी। अर्नव कहने लगा, आज तो आप सच में कहर ढा रही हैं। क्या आप मेरी जान लेना चाहती हैं? आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आशी, क्यों, मैंने क्या कर दिया? ऐसा तो मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ। अर्नव आशी को अपने तरफ घुमाया और कहने लगा, आप अगर इतनी अच्छी दिखेंगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, समझी आप? आपको किसने हक दिया है कि इतनी खूबसूरत दिखने का? आशी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा तो आप यह चाहती हैं कि मैं अच्छी न दिखूं? तो ठीक है, फिर मैं बुरी बनकर ही आपको मिलूंगी। अर्नव, नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना, पर आप हद से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। किसी की नज़र न लगे, आप सिर्फ मेरी हो, कोई नहीं देख सकता है आपको मेरे अलावा। आशी, आपके लिए ही तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। इतना सुनना था कि अर्नव पूरी तरह से स्माइल करने लगा और एक टक आशी को देखने लगा और आशी के माथे पर किस कर दिया और कहने लगा, मेरी जान, सच में आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। आप यूँ ही ऐसे ही हमेशा प्यारी बनकर ही रहना। मैं आपके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान देखना चाहता हूँ। यह खिला हुआ चेहरा मैं कभी उदास नहीं देख सकता हूँ। इतना कह कर के वह आशी को अपने सीने से लगा लिया। आशी भी अर्नव के सीने से लग गई। तभी अर्नव को ढूंढते हुए विजय आया। वह आशी के कमरे में देखता है कि अर्नव आशी को अपनी बाहों में भरे हुए उसे गले से लगाया हुआ था। यह देख कर के वहाँ से मुड़ गया और फिर मधु के कमरे में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त अर्नव और आशी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन दोनों को अभी अकेले छोड़ना ही सही है। आशी थोड़ी देर बाद अर्नव से दूर हुई और कहने लगी, अर्नव जी, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं आप, और मुझे भी। इतना कह कर के वह चुप हो गई। अर्नव यह सुनकर के मुस्कुरा उठा और कहने लगा, वैसे एक बात बताओ, आप साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। शादी के बाद तो आप रोज़ मुझ पर कहर ही ढाएंगी ना? आशी, तो फिर ठीक है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अर्नव, यह भी कोई बात हुआ? आप भी ना? आशी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं क्यों वह काम करूं जिससे आपको प्रॉब्लम है? मैं प्रॉब्लम में आपको नहीं देख सकती हूँ ना मेरी जान। इतना कह कर के अर्नव के फिर से गले लग गई। अर्नव भी उसे अपनी बाहों में कस के थाम लिया। इस वक्त आशी और अर्नव बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे थे। आशी के आंखों में आंसू झलक रहा था। यह महसूस कर अर्नव कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, इस तरह से आपकी आंखों में आंसू? आशी कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलने वाला है। आप और दादी माँ, दादाजी सब लोग बहुत अच्छे हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं। मुझे मेरे माँ पापा भी मिल गए, मेरी एक प्यारी सी बहन और एक प्यारा सा भाई मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पूरी लाइफ की खुशियाँ ही मिल गई। इतना सुनकर के अर्नव आशी की बलाएं लेने लगा और कहने लगा, किसी की नज़र न लगे आपकी खुशियों की। इतना कहकर वह फिर से खुशियों से गले लगा लिया आशी को। तभी लता जी किसी काम से आशी के कमरे में आ रही थी, पर वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा ही सुकून और खुश हो रही थी कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और कितने एक दूसरे को समझते हैं और प्यार करते हैं।
जब आशी और अर्नव दोनों अलग होते हैं तो लता जी आशी के कमरे में आई। अर्नव यह सुनकर कहने लगा, क्या काम है आंटी? लता जी, मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे आशी बेटा से काम है और आप जाओ, जा कर के बाहर देखो ना अजय रेडी हुआ या नहीं। इतना सुन कर के लता जी कहने लगी, जा कर के देखिए ना अजय तैयार हो गए या फिर नहीं। इतना सुनते ही अर्नव स्माइल करते हुए अजय के कमरे में चला गया। लता जी आशी से कहने लगी, बेटा सिमरन मधु के कमरे में ही रेडी होंगी, तो आप चलिए, मैं यह सारा सामान लेकर चलती हूँ। आशी, माँ मैं भी ले लेती हूँ ना, चलिए। और वह पूरे सामान को लेकर लता जी और आशी सिमरन के कमरे में चले जाते हैं। सिमरन इस वक्त वॉशरूम से आ चुकी थी। सिमरन को रेडी करवाने के लिए पार्लर वाली भी आ चुकी थी। वह सिमरन को रेडी करवाने लग गई थी। आशी भी लहंगे और ज्वेलरी लेकर के चली गई थी। लता जी इतना कह कर के आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाइए। और वह वहाँ से चली गई रेडी होने के लिए। उधर अर्नव और विजय भी रेडी होने लगे थे। तभी विजय के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। वह जैसे ही उठाने की कोशिश किया, अर्नव उसके फ़ोन को रिसीव कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो विजय, कहाँ हो आप? यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, जी आप कौन बोल रही हैं? वह लड़की की आवाज़ आई, जी मैं दिव्या, आप कौन? मैं अर्नव, आपको किससे बात करनी है? दिव्या कहने लगी, मुझे विजय से बात करनी है। विजय खुराना? इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, विजय नाम का कोई भी नहीं है यहाँ पर, अर्नव खुराना है। इतना सुनते ही दिव्या कहने लगी, अच्छा आप विजय के भाई हो। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि विजय की गर्लफ्रेंड थी और अर्नव को वह पहचान गई क्योंकि विजय अपने सारे घर के बारे में दिव्या को बता चुका था। वह इस वक्त लंदन में थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। विजय दिव्या से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। दिव्या भी बहुत अच्छी लड़की थी, वह भी विजय से बहुत ही प्यार करती थी। तभी विजय फ़ोन ले लेता है और कहने लगा, हाँ स्वीट हार्ट बोलिए। दिव्या कहती है, मैं अगले मंथ में आ रही हूँ। यह सुनकर के विजय बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया क्योंकि कॉलेज के कंप्लीट होने के बाद दिव्या विदेश पढ़ने चली गई थी। उसके पापा विदेश में ही जॉब करते थे और उसे लेकर वहीं चले गए थे, पर उनके यहाँ भी बहुत अच्छा हवेली था। उसके पापा यहीं रहने वाले थे, इसीलिए दिव्या भी अब यहीं रहेगी। यह जानकर विजय का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विजय दिव्या के लिए बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया था, पर दिव्या भी विजय के लिए ही कुछ ऐसी थी। विजय को ऐसा लग रहा था कि दिव्या वहां जाकर बदल गई है, पर ऐसा नहीं था। दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी और अर्नव अजय मिलकर दोनों विजय का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सब लोग रेडी हो गए। अर्नव अजय का हाथ पकड़े हुए उसे मंडप तक लेकर गया और उसे मंडप में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद ही आशी और मधु सिमरन को पकड़े हुए मंडप तक लेकर गए। सिमरन लाल रंग के लहंगे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम अजय की दुल्हन। अजय तो उसे देखता ही रह गया था, वह आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सिमरन को आज अजय पहली बार इतने सजे हुए रूप में देख रहा था। वह भी सिमरन को देखकर स्माइल कर दिया। अजय अर्नव आशी को देखा तो उसके होश ही उड़ चुके थे। गोल्डन कलर के लहंगे में बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। सिमरन इस वक्त दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सब लोग सिमरन को ही देखे जा रहे थे, जो कि दुल्हन के जोड़े में बैठी अजय के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एकदम से परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। आशी भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह भी दुल्हन ही है, एकदम परफेक्ट। अर्नव तो बस आशी में ही खो सा गया था। आशी को देखा तो देखते ही रह गया। उसे तो अपने आसपास क्या चल रहा है उसे भी होश नहीं था। आशी सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं मधु भी ग्रे लहंगे में प्यारी लग रही थी। देखते ही देखते सिमरन और अजय की शादी पूरी हो गई। अजय और सिमरन मंडप से खड़े हुए और अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए। अर्नव कहने लगा, तो फिर आज से तुम बन गए जोरू के गुलाम। अजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा भी वक्त बहुत नज़दीक है, तुम भी बन जाओगे, बट आई थिंक कि तुम बन ही चुके हो। वहाँ सभी लोग थे, सभी हंस पड़े, सारे गेस्ट आ चुके थे।
बस अजय की फैमिली और सिमरन की फैमिली ही बच गए थे और उनके कुछ रिश्तेदार थे। अजय सबसे इजाज़त लेकर के सिमरन को अपने साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। अजय अर्नव के गले लगते हुए कहने लगा, थैंक्स भाई। अर्नव कहने लगा, भाई भी बोल रहा है और थैंक्स भी कह रहा है, एक ही बोलना। अजय यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और घर वाले का भी। अजय अपनी फैमिली को लेकर के बाहर आया। सिमरन अपने मम्मी पापा के गले लगा करके आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, मैं आप लोगों को कैसे छोड़कर जाऊं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर और मिसेज शर्मा दोनों ही सिमरन के गले लगे हुए रोए जा रहे थे। सिमरन भी रो रही थी। यह देखकर सरोजनी जी कहने लगी, बेटी तो पराई होती है, पर आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है अजय सिमरन को अपनी पलकों पर बिठा के रखिएगा, क्योंकि वह सिमरन से प्यार जो करता है। लता जी और कैलाश जी भी अपनी बेटी की तरह ही सिमरन को प्यार करेंगे। सिमरन के मम्मी पापा भी कहने लगे, हाँ माँ जी, हम तो जानते हैं, पर फिर भी मेरी बेटी है, मुझे तो दुख होगा कि बेटियाँ तो पराई होती ही हैं, वह तो बनी ही है दूसरों के घर की लक्ष्मी बनने के लिए। यह सुनकर के लता जी कहने लगी, नहीं बहन जी, सिमरन मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, आप उसको पराया मत समझिए। मैं अपनी बेटी को घर ले जा रही हूँ, मेरी बहू नहीं जा रही है। इतना कह कर के वह सिमरन को अपने गले लगा ली। सिमरन के मम्मी पापा अपने घर चले गए। आशी को लता जी गले लगाई और कहने लगी, आपका भी जब मन करे आप अपने घर आ सकती हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने घर से विदा करूँ। किशोर जी यह सुनकर कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, और अब अजय और सिमरन की शादी हो गई तो अब देर न करते हुए अर्नव और आशी की शादी भी कर देते हैं, लगे हाथ। सरोजनी जी कहने लगी, हाँ यह तो होना ही चाहिए, और वैसे भी अर्नव भी 1 हफ्ते में शादी के लिए बोला है। लता जी और कैलाश जी कहने लगे, हाँ हम अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहे हैं और फिर 2 दिनों के बाद रस्में भी चालू हो जाएंगे, तो हम अपने घर से ही सब कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आशी को हम अपने घर से विदा करें। इतना सुनकर के आशी लता जी के गले लग गई। अर्नव तो परेशान नज़रों से आशी को देखने लगा। सरोजनी जी अर्नव को ही गौर से देख रही थी और कहने लगी, अर्नव तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे पता है कि आप परेशान हो रहे हैं। आशी 1 हफ्ते के लिए ही आपसे दूर रहेंगी, फिर तो आपके पास ही रहेंगी ना, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, और जब भी आपका मन करे आप उनसे मिल सकते हैं। अर्नव जो काफ़ी सोच में पड़ गया कि अब आशी को सुबह होते हुए या फिर रात को सोते हुए या फिर जब इच्छा हो तब उसे नहीं देख सकता है, फिर यह सोच कर के रुक गया। और 1 हफ्ते की तो बात है, फिर आशी हमेशा के लिए तो उसके पास होगी। वह उदास मन से आशी की तरफ देखते हुए लता जी से कहने लगा, पर आंटी आप आशी को क्यों लेकर जाएंगी, मैं कल या 2 दिन के बाद ही आशी को आपके यहाँ छोड़ दूँगा ना। लता जी इस वक्त अर्नव को देख रही थी और वह समझ रही थी कि अर्नव क्या सोच रहा है। अर्नव के कहने पर लता जी आशी को नहीं ले जाती हैं और कहने लगी, अब वह जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आशी बेटा को आप लेकर आएंगे। अर्नव यह सुनकर के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया कि आशी अभी 2 दिन उसके यहाँ रहेंगी। सारे फैमिली वाले भी खाना खा चुके थे। सिमरन की मम्मी पापा सिमरन की शादी हो जाने के बाद उसके ससुराल के पानी तक नहीं पिएंगे, क्योंकि यह रिवाज होती है। सरोजनी जी सिमरन को बहुत सारे गिफ्ट भी दी और अजय उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठा और उसका ड्राइवर उसके घर की तरफ लेकर चला। लता जी और कैलाश जी दूसरे गाड़ी में बैठे और वह भी चल पड़े। विजय जो कि बाहर खड़ा था वह भी अर्नव से कहने लगा, मैं भी चलता हूँ भाई, काफ़ी लेट हो गया है। इतना सुनते ही आशी कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं। विजय भाई आप मेरे साथ अंदर चलिए। वह विजय का हाथ पकड़े हुए अंदर बंगले में लेकर गई
और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहने लगी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अर्नव और मधु उसके पीछे ही आए थे। विजय हैरान नजरों से आशी को देखने लगा। आशी के पीछे सरोजनी जी और किशोर जी भी आए। मधु आकर के कहने लगी, भाभी आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तभी सरोजनी जी आई और कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, विजय यहाँ नहीं रह सकता है, मैंने उसे जो कहा है वही करना पड़ेगा। इतना सुनते ही आशी, दादी माँ आप यह क्या कह रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, विजय भाई क्यों नहीं रह सकते हैं, क्यों उनके यहाँ रहने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। सरोजनी जी आशी का हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में लेकर गई। उनके पीछे सभी लोग गए। आशी को अपने वार्डरोब खोल करके अर्नव के माँ पापा की फ़ोटो दिखाई और कहने लगी, यह रहे अर्नव के मम्मी पापा और यह रहे विजय के मम्मी पापा। मेरे दो बेटे थे और दोनों को ही मैं खो बैठी और आज इनकी माँ बनकर कोई और बैठी है। वह उनकी माँ नहीं बल्कि इनके पापा की प्यार है। और जब अर्नव की मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उनके साथ विजय के भी पापा नहीं रहे। मैं अपने दोनों बेटों और बहू को खो दिया। जबकि अर्नव सिर्फ 6 महीने का था। उधर विजय की माँ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी और जब विजय पैदा हुआ तो वह बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी। डॉक्टर ने उन्हें यह सब चीज़ें बताने से मना किए थे, पर फिर भी उन्हें वह बात पता चल गई और वह भी इस दुनिया से चली गई। मैं तो इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती, पर उस वक्त वह औरत आई जो कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी और वह मेरे शेखर का पहला प्यार थी। उसने मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप शेखर जी के बच्चे को दे दीजिए, मैं अपने बच्चे की तरह ही उसका देखभाल करूंगी, आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। उसकी तड़प और विजय के लिए ममता देखकर मैंने निशा के हाथों विजय को सौंप दिया और उसे रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ देती रही। इसीलिए मैं यह सब कुछ छुपाना चाहती थी। तभी विजय को आगे चलकर कुछ बुरा न लगे और मैं विजय से दूरियां बनाती रही, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद को कैसे रोक रही थी। मेरा दिल भी तड़पता था कि मैं विजय के पास जाऊं और उनसे मिलूं, पर मैं चाहकर भी नहीं मिल पाती थी। अगर मैं एक बार चली गई होती तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे निशा की यही तो शर्त थी कि मैं उसके पास न जाऊं, अपने पोते से ना मिलूं, वरना कहीं उसके पोल खुल जाएंगे और मुझसे नफरत न करने लगे। यह सब सुनकर के विजय बड़े हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था और फ़ौरन से सरोजनी जी को गले से लगा लिया। सरोजनी जी, मैं उसे पकड़ के अपने सीने से लगा ली और रोने लगी। यह सब देख कर के किशोर जी और अर्नव पूरे हैरान भी थे। वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे थे। आशी के भी आंखें भर आई थी। सरोजनी जी अपने आप को संभालते हुए विजय से दूर हुई। विजय कहने लगा, दादी माँ आपने जो भी मेरे लिए किया है वह कोई और नहीं कर सकता है। मुझे पता था कि आप मेरे लिए गलत सोच नहीं सकती हैं और गलत हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जब अर्नव को इतना प्यार दे सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं, आपके लिए मैं क्यों नहीं, मैं आपके लिए क्यों मनहूस हो सकता हूँ। सरोजनी जी भी आंखों में आंसू लिए हुए फिर से विजय को उसके माथे पर किस कर दी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी ही गलती थी। मुझे आपको भी अपने पास ही रखना चाहिए था और परवरिश करना चाहिए था, पर मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह विजय के सामने हाथ जोड़ ली। यह देखकर विजय फ़ौरन से सरोजनी जी के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, यह क्या कर रही हैं दादी माँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी दादी माँ हैं, बल्कि मेरी माँ हैं। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए सोचा और किया, मेरी भलाई के लिए ही था। आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए ही तो किया है और आज देखिए मैं अपने पैरों पर कामयाबी की सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और वह आपकी वजह से है। यह बात माँ ने मुझे बता दिया था बहुत पहले ही। वह भी बहुत ज़्यादा ही खुद में घुटन महसूस कर रही थी, इसीलिए वह भी सारा कुछ मेरे सामने यह सब कह चुकी थी, पर मैं तो आपके मुँह से सुनना चाहता था कि सच क्या है और आपने भी मेरे सामने वही कहा जो कि आप कहना चाहती थी वर्षों से। यह सुनकर के सरोजनी जी फिर से विजय को अपने गले लगा ली। कुछ देर के बाद हॉल में बैठे हुए सब लोग बातें कर रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। उधर सिमरन और अजय भी घर पहुंच गए। उनका घर भी पहले से ही डेकोरेट कर दिया गया था। लता जी और अजय और सिमरन के आने से
पहले ही घर पहुंच गई थी और सिमरन अजय के गृह प्रवेश के लिए तैयारी करने लगी थी। तभी सिमरन और अजय घर के दरवाजे पर खड़े थे। लता जी पूजा की थाल लेकर आईं और सिमरन और अजय को टीका लगाई और आरती करी। सिमरन गृह प्रवेश करती है, उसे सीधे अजय के कमरे में लेकर जाया गया और कमरे को भी अच्छे से सजाया गया था कि आज अर्नव और सिमरन की सुहागरात थी। यह सब देख कर के सिमरन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। अजय से प्यार करती थी पर फिर भी आज शादी की फर्स्ट नाइट थी। वह बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। अभी वह वेट पर बैठी ही थी कि अजय भी आया और सिमरन के करीब जाकर उसे मुँह दिखाई की अंगूठी दिया और कहने लगा, सिमरन आप खुश हो ना? सिमरन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। हमारा सपना आज सच हो गया। अजय कहने लगा, जाकर के हल्के से कपड़े पहन लो और इसे चेंज कर दो, काफ़ी ज़्यादा ही हैवी लहंगा है। सिमरन ने अपना सर हाँ में हिलाई और बेड से उठने की कोशिश करने में ही वह लहंगे में फंस गई और गिरने वाली होती है कि अजय उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे बस एकटक देखने लगा। सिमरन भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों खुद में ही खो से गए थे। अजय लगता है आप वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, मुझे ही आपको ले जाना पड़ेगा। या फिर अभी वो आगे कुछ कहता कि सिमरन कहने लगी, जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी और चेंज भी कर लूँगी। यह सुनकर के अजय कहने लगा, जी नहीं, आप तो मेरी बीबी हैं, आप क्यों जा रही हैं? मेरा हक बनता है। और वह सिमरन को बेड पर बैठा दिया और उसके सारे ज्वेलरी निकालने लगा। सिमरन शर्माई जा रही थी पर वह तो अब अजय की पत्नी थी। अजय को तो सिमरन पर पूरा हक था। सिमरन को अपनी बाहों में लिए हुए उसके माथे पर किस कर लिया। उसे अपनी बाहों में लेकर उस रात दोनों खुश गए थे। अगली सुबह विजय सरोजनी जी से इजाज़त लेकर के चला गया। सरोजनी जी कहने लगी, अब आप यहीं आकर के रहिए और निशा को भी अपने साथ लेकर आइए। इतना सुनकर के विजय स्माइल करते हुए सरोजनी जी से कहने लगा, ओके दादी माँ। सरोजनी जी फिर से उसके माथे पर किस कर ली और कहने लगी, ओके आप जाइए। अर्नव अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और निकलते हुए, क्यों भाई, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे क्या? तभी विजय पीछे मुड़कर देखता है कि अर्नव आ रहा है। विजय कहने लगा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम थक गए हो तो लेट उठोगे तो मैं जाकर आ जाऊंगा। वह आते ही विजय के गले लग गया और कहने लगा, चल तू भी मेरे साथ। विजय के गले लगकर धीरे से अर्नव बोला, अरे यार समझा करो, 2 दिन बाद आसी यहाँ से चली जाएगी अपने माँ के घर, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ। यह सुनकर के विजय स्माइल करने लगा और बोला, ओके, और वह चला गया। मधु उठ कर के नीचे आई और कहने लगी, विजय भाई कहाँ जा रहे हैं? सरोजनी जी वह कहीं नहीं जा रहे हैं, वह अपना सारा सामान और निशा जी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। यहीं वह शिफ्ट होंगे क्योंकि आसी तो अब चली जाएंगी अपनी मम्मी के यहाँ, फिर उनका कमरा खाली हो जाएगा तो निशा जी वहीं रह जाएंगी और आप भी चले जाएंगी तो आपका कमरे में विजय रह जाएंगे और अर्नव की शादी हो जाएगी तो आशी और अर्नव एक ही कमरे में रह जाएंगे, तो फिर सब कुछ सेट हो गया। मधु यह सुनकर बड़ी बड़ी आंखें किए हुए सभी की तरफ देखने लगी जो वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तभी आसी भी अपने कमरे से होते हुए आई और कहने लगी, क्या बातें कर रहे हैं आप सब लोग? अर्नव ने आशी को देखा तो उसका चेहरा खिल गया और वह आशी को सब बात बता दिया। मधु गुस्सा भरी अंदाज में बोली, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी ना। तभी अर्नव कहने लगा, नहीं आप यहाँ नहीं रहेंगी, आपको गेस्ट रूम में जाना पड़ेगा क्योंकि आप तो पराई हो ना। आज नहीं तो कल आपको यह घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर के सरोजनी जी हंस पड़ी और बाकी के सब लोग भी। सरोजनी जी कहने लगी, नहीं आपको अपने कमरे में ही रहना है, मैं तो मजाक कर रही थी, विजय अपने मम्मी पापा के कमरे में रह लेंगे। यह सुनकर के मधु भी स्माइल कर दी और कहने लगी, दादी माँ आप भी ना। और सब लोग नाश्ता करने डाइनिंग एरिया में चले गए। अर्नव इस वक्त आशी के ठीक सामने बैठा हुआ था और आशी को ही घूरे जा रहा था। आशी को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वह इशारों में ही अर्नव से बोली,
पर अर्नव कहाँ मानने वाला था, वह तो अपने मन का ही करने वाला था। सबने नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग गए। आशी मधु कॉलेज के लिए निकलने लगी। अर्नव कहने लगा, चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वह दोनों उसके कार में जाकर बैठ गई और अर्नव उन दोनों को कॉलेज छोड़ दिया और वह भी ऑफिस चला गया। वह 2-4 दिनों के बाद ऑफिस जा रहा था तो बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग में पड़े हुए थे। उससे भी बहुत ज़्यादा ही फ़र्क हो गया था। वह सोचने लगा कि मुझे आशी को अपने साथ रखने के लिए ऑफिस में लाना ही पड़ेगा। वह अपने दिमाग में आशी के लिए अपने करीब रखने के लिए सोच लिया था। इधर विजय भी अपनी माँ के साथ खुराना पैलेस पहुँच गया। सरोजनी जी को देख कर के निशा उनके पैर छूती है। सरोजनी जी कहने लगी, खुश रहिए, आपने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। आपने वह किया है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। पहले ही आपने मुझे मेरे अपने पोते से अलग किया, पर आपने आज मेरे पोते को एक बहुत ही कामयाब इंसान बना दिया। इतना कहते हुए निशा को वह अपने गले लगा ली। निशा भी आंखों में आंसू लिए हुए सरोजनी जी के गले लग गई। निशा भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके घर पर कोई नहीं था। शेखर जी को निशा के भोलेपन से प्यार हो गया था, पर सरोजनी जी पहले ही किसी को वचन दे चुकी थी शादी की, इसीलिए वह शेखर की शादी ममता से कर दी, यानी विजय के माँ से। विजय की माँ भी बहुत अच्छी थी, वह भी सब कुछ जान चुकी थी, फिर भी वह शेखर जी को माफ़ कर दी और उन्हें अपना ली थी। विजय जब पैदा हुआ तो यह सुनकर कि उनके हस्बैंड की भी मौत हो गई है तो अभी ज़्यादा ही उन्हें दुख हुआ और सरोजनी जी से कहने लगी, मेरे बच्चे को आप ही परवरिश करें या फिर मेरे बच्चे को निशा को दे दीजिए, वह अपने बच्चे जैसा ही उसका ख्याल रखेगी। क्योंकि ममता जी निशा से पहले भी मिल चुकी थी और निशा के भोले रूप को देख चुकी थी, इसीलिए वह ऐसा कह रही थी। विजय और निशा जी जाकर के हॉल में बैठे। सब लोग आपस में बातें करने लगे। सर्वेंट उन दोनों के सामान को उनके कमरे में रख दिए। विजय की माँ जो थी, विजय तो जानता था कि मेरी माँ नहीं है, फिर भी वह परवरिश तो की थी ना, इसीलिए उन्हें माँ का भी दर्जा देता था तथा बल्कि निशा जी को विजय बहुत प्यार ही भी करता था, माँ से भी बढ़कर मानता था। निशा जी कहने लगी, माँ अर्नव और मधु कहाँ हैं? सरोजनी जी कहने लगी, अर्नव तो ऑफिस गए हुए हैं, मधु और आशी कॉलेज गई हैं, वह लोग थोड़ी देर में ही आ जाएंगी, लंच का भी वक्त हो चुका था। उधर अर्नव आशी और मधु को कॉलेज से लेकर सीधे ऑफिस में पहुंच गया, क्योंकि उसको 2 दिन ही अभी आशी उसके साथ रहने वाली थी। फिर शादी जब तक ना हो जाता तब तक वह अजय के घर रहने वाली थी। ये सोचकर अर्नव ऑफिस में ही सारे एम्प्लॉय उसी को ही देखे जा रहे थे। कुछ तो जानते थे कि आशी अर्नव की होने वाली वाइफ है, पर कुछ लड़कियां उसे बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी। यह देख कर के अर्नव सभी स्टाफ मेंबर को मीटिंग रूम में बुलाया और आशी को भी अपने बगल वाले चेयर के पास बिठाया। सारे एम्प्लॉयज़ को कहने लगा, यह मेरी होने वाली वाइफ ही है और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ना रहने पर भी इनका खास ख्याल रखना है और यह सब रोज़ ऑफिस आएंगी, कोई भी इनके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। इतना सुनकर सारे एम्प्लॉय हाँ में अपना सर हिलाएं और बोले, पर लड़कियां तो हाँ बोली, पर वह मुंह बना रही थी। अर्नव जो उन्हें मुंह बनाते हुए देख लिया और कहने लगा, अगर गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है तो इस ऑफिस से जा सकती हैं, पर अगर किसी भी प्रकार का मेरी वाइफी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना आप सब लोग खास ख्याल रखिएगा। आशी इस वक्त अर्नव को ही देख रही थी, वह काफ़ी गुस्से में लग रहा था। अर्नव भी बोल रहा था, वह सिर्फ आशी के लिए ही था। कुछ देर बाद अर्नव सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। सारे एम्प्लॉय मीटिंग रूम से बाहर चले गए। किसी ने कुछ नहीं बोला। अर्नव ने असिस्टेंट बबलू से पहले ही लंच ऑर्डर करवा चुका था और घर पर बता चुका था कि हम लोग ऑफिस में हैं और लंच भी ऑफिस में ही करेंगे, आप लोग घर पर लंच कर लीजिएगा, हम लोगों का वेट नहीं करिएगा। कुछ देर में लंच भी आ गया। अर्नव कहने लगा, आशी आप भी चलिए लंच करिए। मधु भी उसके साथ बैठ गई लंच करने। खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। बबलू लंच रखकर वहाँ से चला गया। आशी लंच कर रही थी, अर्नव उससे ही बस घूरे जा रहा था। आशी को देखते हुए कहने लगी, आप खाइए खाना,
मुझे नहीं खाना है। इतना सुनकर अर्नव स्माइल करने लगा और खाने पर फोकस करने लगा, पर कुछ देर बाद फिर आशी को घूरने लगा। आशी स्माइल करते हुए कहने लगी, आप खाना कम और मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, आप मुझे बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप खाना खाइए। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, पर मैं आपको पता है ऑफ़िस किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेरे करीब रह सकती हैं और कल ऑफ़िस आप आएंगी, कॉलेज नहीं जाएंगी। मधु कहने लगी, पर भाई कल तो असाइनमेंट सबमिट करना है। अर्नव कहने लगा, ऑफिस से ही आकर के मैं किसी से यहाँ पर भिजवा दूंगा। इतना सुनकर आशी समझ रही थी कि अर्नव उसे अपने से दूर जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि वह 2 दिनों के बाद तो यहाँ से चली जाएगी, तो फिर अर्नव को तकलीफ़ हो रही है। उसे 1 मिनट भी ना देखे तो वह नहीं रह पाएगा, फिर वह 4-5 दिन तो रहने वाली है, फिर अर्नव का क्या होगा। यह सोचकर आशी अंदर ही स्माइल करने लगी। यह देखकर कि अर्नव कहने लगा, क्या हुआ वाइफी, आप इस तरह से स्माइल क्यों कर रही हैं। आशी कहने लगी, कुछ भी नहीं। तभी मधु, भाई मेरा लंच हो गया, क्या मैं थोड़ा ऑफिस घूम सकती हूँ, देखो तो ज़रा सब लोग क्या कर रहे हैं। मुझे काम भी समझना है, जो कि आप नहीं रहे तो मैं सारे काम संभाल सकूँ। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, वाह क्या बात है मधु, आप तो अच्छे से मेरी बात समझ रही हैं। इतना सुनकर मधु कहने लगी, आखिर मैं बहन किसकी हूँ भाई। फिर अर्नव के गले लग गई और मधु वहाँ से चली गई और उसके जाते ही अर्नव आशी के बिल्कुल करीब अपनी चेयर कर लिया और बैठ गया और कहने लगा, आप समझ नहीं सकती हैं मुझे, मैं बेइंतहा इश्क करने लगा हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ। जब लता आंटी कहने लगी कि आप उनके घर जाकर रहेंगी जब तक शादी न हो जाएगी, तब तक मैं तो पूरा घबरा गया था कि मैं 4 दिन कैसे रहूँगा। मैं तो 2 पल भी नहीं आपके बिना रहने वाला, सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना सुनकर कि आशी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है। इतना कह कर के आशी अर्नव के माथे को किस कर ली। अर्नव भी आशी को अपने गले लगा लिया। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।